हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास और इस क्लास के अंदर काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है आपके लिए वो ये है दोस्तों। पहला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एक कार्यालय में, क्या दोस्तों, एक कार्यालय में कंप्यूटर का उपयोग डेटा एंट्री, रिपोर्ट तैयार करने के लिए और ईमेल भेजने के लिए किया जा रहा है। इस स्थिति में कंप्यूटर का मुख्य लाभ क्या माना जाएगा? बताइए दोस्तों। एक कार्यालय में कंप्यूटर का उपयोग डेटा एंट्री, रिपोर्ट तैयार करने में और ईमेल भेजने के लिए किया जाता है या किया जा रहा है। इस स्थिति में कंप्यूटर का मुख्य लाभ क्या माना जाएगा? मनोरंजन, गति और सटीकता, केवल स्टोरेज, केवल इंटरनेट। बताइए दोस्तों, क्या माना जाएगा? दोस्तों, माना जाएगा गति और सटीकता। क्या दोस्तों? गति और सटीकता अच्छी होनी चाहिए। क्लियर यहाँ तक का? बी ऑप्शन इज राइट। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा लंबा दिखाई दे रहा है लेकिन आपको जब पढ़ा आपने तो बहुत इजी लगा होगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा एक बार। यदि किसी कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध न हो तो कंप्यूटर का क्या प्रभाव होगा? यदि किसी कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध न हो तो कंप्यूटर का क्या प्रभाव होगा? पहला ऑप्शन, कंप्यूटर सामान्य रूप से काम करेगा। दूसरा, केवल इंटरनेट चलेगा। तीसरा, हार्डवेयर उपयोग में नहीं आ पाएगा या केवल प्रिंटर पर काम करेगा। बताइए दोस्तों, क्या होगा? यदि किसी कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध ना हो तो कंप्यूटर का क्या प्रभाव होगा? जल्दी से बताइएगा मुझे, क्या प्रभाव होगा कंप्यूटर का? दोस्तों, कंप्यूटर का प्रभाव देखो, यहाँ पे आ रहा है कंप्यूटर सामान्य रूप से काम करेगा, केवल इंटरनेट चलेगा, हार्डवेयर उपयोग में नहीं आ पाएगा, केवल प्रिंटर काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा हार्डवेयर उपयोग में नहीं आ पाएगा। क्या दोस्तों? हार्डवेयर उपयोग में नहीं आ पाएगा। सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। किसी कंप्यूटर में, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। किसी कंप्यूटर में बार बार उपयोग होने वाले निर्देशों को तेजी से उपलब्ध कराने के लिए कौन सी मेमोरी सबसे उपयुक्त होती है? हार्ड डिस्क, रैम, कैश मेमोरी या रोम? दोस्तों, कंप्यूटर में बार बार उपयोग होने वाले निर्देशों को तेजी से जो उपलब्ध कराने वाली मेमोरी होती है ना, वो होती है दोस्तों कैश मेमोरी। क्या दोस्तों? कैश मेमोरी होती है। और ये मेमोरी, जो कैश मेमोरी होती है ना भाई, ये एक तरीके से सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है। इसके बीच दोस्तों, सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है दोस्तों। कौन सी मेमोरी? आपकी कैश मेमोरी। क्लियर यहाँ तक का? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको कैश मेमोरी के बारे में भी। तो यहाँ पे लगा लीजिए टिक आप सी ऑप्शन पर। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, जब कंप्यूटर चालू किया जाता है और सबसे पहले बायोस सक्रिय होता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब कंप्यूटर चालू किया जाता है और सबसे पहले बायोस सक्रिय होता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग, बूटिंग, इंस्टॉलिंग या स्कैनिंग? क्या होता है दोस्तों सही जवाब इसका? जल्दी से मुझे बताइएगा आप। तो दोस्तों, जब कंप्यूटर चालू किया जाता है और सबसे पहले बायोस सक्रिय होता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों बूटिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? बूटिंग कहते हैं। तो बी ऑप्शन टिक लगा लीजिएगा। क्या कहते हैं दोस्तों? बूटिंग कहते हैं। अब सवाल ये भी आ सकता है कि बायोस का पूरा नाम क्या होता है भाई? BIOS का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक। बी फॉर क्या हो जाएगा? बेसिक। आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट और एस फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिस्टम हो जाएगा। SYSTEM। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और बायोस की मीनिंग भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, बायोस का फुल फॉर्म, सॉरी। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? ध्यान से देखिएगा एक बार आप। यदि कोई उपयोगकर्ता चाहता है कि कंप्यूटर बिजली बंद होने के बाद, यदि कोई उपयोगकर्ता चाहता है कि कंप्यूटर बिजली बंद होने के बाद भी डेटा सुरक्षित रहे तो उसे किस मेमोरी में डेटा सेव करना चाहिए? रैम में, कैश में, रजिस्टर में या हार्ड डिस्क में? दोस्तों, रैम हो गई, अस्थायी होती है, बिजली जाती है डाटा अस्थायी रूप से। कैश भी अस्थायी होती है दोस्तों, और रजिस्टर भी दोस्तों अस्थायी। मतलब तीनों मेमोरी क्या होती है दोस्तों? आपकी अस्थायी होती है, जबकि हार्ड डिस्क क्या होती है दोस्तों? स्थायी होती है। तो सीधी सी बात है, यदि कोई उपयोगकर्ता चाहता है कि कंप्यूटर बिजली जाने के बाद भी डेटा सुरक्षित रहे तो उसे हार्ड डिस्क में सेव करना चाहिए। इसमें दोस्तों हार्ड डिस्क में उसको सेव करना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, हार्ड डिस्क। क्या आएगा दोस्तों?
हार्ड डिस्क आएगा डी ऑप्शन। क्लियर है तक का? तो उम्मीद करता हूँ पांचवा प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आपने सही से आंसर दे दिया होगा डी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे सातवां प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों आप। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सुंदर और व्यवस्थित बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सुंदर और व्यवस्थित बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेविंग या प्रिंटिंग? जल्दी से बताइएगा दोस्तों क्या कहा जाता है। तो एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेविंग या प्रिंटिंग? तो दोस्तों प्रिंटिंग और सेविंग तो नहीं होगा, ना तो प्रिंटिंग होगा ना सेविंग होगा। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक तो ए ऑप्शन में आ रहा है एडिटिंग और बी में आ रहा है दोस्तों फॉर्मेटिंग। तो आपको क्या लगता है एडिटिंग होगा या फॉर्मेटिंग होगा? दो ऑप्शन दे रहा हूं सिर्फ मैं आपको, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। तो दोस्तों एडिटिंग भी नहीं होगा, मतलब ए भी नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन होगा, मतलब फॉर्मेटिंग होगा। फॉर्मेटिंग जैसे हो गया बोल्ड, इटैलिक, है ना, ये सब चीजें क्या होती है दोस्तों फॉर्मेटिंग में आती है। क्लियर है तक का? ओके। अब सवाल ये भी आ सकता है कि मान लीजिए आपको एक एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग करनी है, तो आप कौन से टैब में जाएंगे एमएस वर्ड के में? तो फॉर्मेटिंग जो निकलती है ना भाई, वो निकलती है होम टैब में। कौन से टैब में दोस्तों? होम टैब में निकलती है। और होम टैब के कौन से ग्रुप में निकलती है? फॉन्ट ग्रुप में निकलती है। किसमें दोस्तों? फॉन्ट ग्रुप में निकलती है। इस बात का आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, ठीक है? ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। सातवां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? सातवां प्रश्न है ये, यदि किसी डॉक्यूमेंट में दो शब्दों की गिनती, स्पेलिंग और ग्रामर जांचनी हो तो ये किस सॉफ्टवेयर की विशेषता है? एमएस पेंट की, एमएस वर्ड की, एमएस एक्सेल की या पावर पॉइंट की? ध्यान से पढ़िएगा सवाल। यदि किसी डॉक्यूमेंट में शब्दों की गिनती, स्पेलिंग और ग्रामर की जांचनी हो तो किस सॉफ्टवेयर की विशेषता है? तो देखो सवाल क्या आ रहा है दोस्तों, डॉक्यूमेंट आ रहा है। और डॉक्यूमेंट का संबंध किससे होता है? किससे होता है भाई डॉक्यूमेंट का संबंध? डॉक्यूमेंट का संबंध होता है दोस्तों एमएस वर्ड से। अगर आपको इतना सा पता होगा ना तो आप सवाल सही कर दोगे ये, ठीक है? अगर आपको ये पता होगा भी डॉक्यूमेंट किस में बनते हैं, एमएस वर्ड में बनते हैं। पेंट में तो सिर्फ ड्राइंग की जाती है दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पे आएगा एमएस वर्ड, ठीक है? क्लियर यहाँ तक का? ओके। तो यदि किसी डॉक्यूमेंट में, यानी कि एमएस वर्ड में एमएस वर्ड ही होगा क्योंकि डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो डॉक्यूमेंट का संबंध किससे? एमएस वर्ड से, ठीक है? यहाँ पे अगर एक्सेल होता तो यहाँ पे या तो वर्कशीट आता या स्प्रेडशीट आता। पावर पॉइंट में स्लाइड आता, स्लाइड आ सकता था यहाँ पे, तो स्लाइड लिखा था तो पावर पॉइंट का संबंध है, या वर्कशीट लिखा था एक तरीके से, है ना, या स्प्रेडशीट लिखा था तो एमएस एक्सेल का संबंध था, ठीक है? अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आठवां। यहाँ पे आठवां प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों, एक्सेल में यदि किसी छात्र को गणना करते समय मैन्युअल गलती से बचना हो तो उसे किस सुविधा का उपयोग करना चाहिए? एक्सेल में यदि किसी छात्र को गणना करते समय मैन्युअल गलती से बचना हो तो उसे किस सुविधा का उपयोग करना चाहिए? फॉर्मूला का, चार्ट का, टेक्स्ट का या पिक्चर का? बताइए दोस्तों किसका प्रयोग करना चाहिए? दोस्तों उसको फॉर्मूला का प्रयोग करना चाहिए। किसका दोस्तों? फॉर्मूला का प्रयोग करना चाहिए। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के नवे प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न पूछ रहा है हमसे, प्रश्न नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 9, 9 है ना, 90 नहीं है, 9 है। यदि किसी एक्सेल फॉर्मूला में सेल का मान बदलने पर परिणाम स्वतः बदल जाए तो यह एक्सेल की कौन सी विशेषता दर्शाता है? यदि किसी एक्सेल फॉर्मूला में सेल का मान बदलने पर परिणाम स्वतः बदल जाए तो यह एक्सेल की कौन सी विशेषता दर्शाता है? स्टैटिक डाटा, ऑटो कैलकुलेशन, फॉर्मेटिंग या फिल्टरिंग? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होने वाला है ऑटो कैलकुलेशन। क्या दोस्तों? ऑटो कैलकुलेशन होता है। इसको ऑन करने के बाद ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होने लग जाता है, ठीक है? ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या है दोस्तों, क्या पूछ रहा है आपसे? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, ध्यान से पढ़िएगा एक बार इसको, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डेटा स्टोर करना, गणना करना, इंटरनेट चलाना, जानकारी को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जानकारी को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना। डी ऑप्शन इज राइट।
तो 10वें में क्या आएगा भाई, डी ऑप्शन आएगा। और मुझे बताइए आपके इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं। 10 में से क्या स्कोर आ रहा है आपका, जल्दी से मुझे बताइएगा। 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हो चुके हैं दोस्तों अभी तक, जल्दी से मुझे बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे भाई, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को खोलने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को खोलने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, ईमेल आईडी की, यूआरएल की, प्रिंटर की या स्कैनर की। बताइए दोस्तों, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को खोलने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, यूआरएल की होती है। क्योंकि वेबसाइट का पता क्या होता है भाई, वेबसाइट का जो पता होता है ना भाई, वेबसाइट का पता क्या कहलाता है दोस्तों, यूआरएल कहलाता है। क्लियर है तक का, तो सवाल आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यदि कोई उपयोगकर्ता एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजना चाहता है, लेकिन उनके ईमेल पते छुपे रहते हैं या छुपे रहे, तो किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए। यदि कोई उपयोगकर्ता एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजना चाहता है, लेकिन उनके ईमेल पते छुपे रहे, तो उसे किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए, टू का, सीसी का, बीसीसी का या सब्जेक्ट का। जल्दी से बताइएगा, क्योंकि 14 तारीख को कुछ ऐसा ही सवाल पूछा गया था आपसे। जल्दी से बताइएगा दोस्तों मुझे, क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों, यदि कोई उपयोगकर्ता एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजना चाहता है और वो चाहता है कि वो पते छुपे रहे ईमेल आईडी के, तो उसके लिए उसको दोस्तों बीसीसी का उपयोग करना चाहिए। किसका दोस्तों, बीसीसी का उपयोग करना चाहिए। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब बीसीसी मतलब क्या होगा दोस्तों, फुल फॉर्म BLIND, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, सीसी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कार्बन कॉपी हो गया। ठीक है, अगर मान लो वो चाहे कि, मतलब सीधी सीधी सी बात ये है दोस्तों, यदि कोई उपयोगकर्ता एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजना चाहता है और वो चाहता है कि ईमेल आईडी सबको पता लग जाए, तो सीसी का उपयोग करेगा। ठीक है, लेकिन अगर चाहे छुपे रहे तो बीसीसी करेगा, है ना। तो मतलब इसमें तो विजिबल रहता है, दिखते हैं, मतलब इसमें तो क्या होते हैं दोस्तों, बीसीसी में तो दिखते हैं, और इसमें क्या रहते हैं दोस्तों, छिपते हैं, गुप्त रहते हैं, छिपते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ईमेल में सब्जेक्ट लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, या ईमेल में सब्जेक्ट लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला, मेल का विषय बताना, फाइल अटैच करना, मेल सुरक्षित करना या मेल डिलीट करना। दोस्तों यहाँ पे आएगा मेल का विषय बताना, संक्षिप्त रूप में मेल का विषय बताना दोस्तों। ए ऑप्शन इज राइट। क्या दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट। अब मुझे बताइएगा, अगर आप किसी को मेल भेजते हैं तो अधिकतम मेल की साइज, मतलब अधिकतम जो मैसेज की साइज क्या हो सकती है दोस्तों, अटैचमेंट की साइज कितनी हो सकती है, 25 MB हो सकती है। कितनी MB दोस्तों, 25 MB। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी फाइल को इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। प्रिंटिंग, फॉर्मेटिंग, फाइल ट्रांसफर या बूटिंग। किसी फाइल को इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। फाइल ट्रांसफर। क्या दोस्तों, फाइल ट्रांसफर। क्लियर यहां तक का, ओके। और इसके लिए जो प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, कौन सा होता है फाइल ट्रांसफर के लिए प्रोटोकॉल, किसी को पता है क्या, तो वो होता है दोस्तों FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP। क्लियर यहां तक का, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है दोस्तों, आ गया वो FTP जो पूछा था, अभी मैंने बताया था आपको FTP के बारे में हल्का सा। FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है, ईमेल भेजने के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए, फाइल ट्रांसफर के लिए या चैटिंग के लिए। तो दोस्तों किसके लिए, फाइल ट्रांसफर के लिए किया जाता है FTP का, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल भेजने के लिए दोस्तों जो प्रोटोकॉल काम आता है वो आता है SMTP। कौन सा दोस्तों, SMTP आता है ईमेल भेजने के लिए। ठीक है, और ईमेल प्राप्त करने के लिए दोस्तों, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा आता है दोस्तों, प्राप्त करने के लिए आता है POP3। कौन सा दोस्तों, POP3 हो गया या IMAP हो गया।
ठीक है, ये प्रोटोकॉल ऐसे हैं दोस्तों जो प्राप्त करने के लिए काम आते हैं। क्लियर है तक का। और एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या काम आता है दोस्तों, मेल भेजने के लिए काम आता है। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 16वां नंबर का। यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति अनजान लिंक पर क्लिक करता है, यदि कोई व्यक्ति अनजान लिंक पर क्लिक करता है और उसका डेटा चोरी हो जाता है, तो यह किस प्रकार का खतरा है भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति अनजान लिंक पर क्लिक करता है और उसका डेटा चोरी हो जाता है, तो यह किस प्रकार का खतरा है। हार्डवेयर फेल, साइबर अपराध, सॉफ्टवेयर अपडेट या नेटवर्क अपग्रेड। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है ढंग से तो आप इसका आंसर दे सकते हैं भाई, जल्दी से बताइएगा मुझे। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अनजान लिंक पर क्लिक करता है तो सीधी सी बात है साइबर अपराध होगा। कौन सा अपराध होगा भाई साहब, साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा। बी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों, साइबर अपराध होगा। क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे भाई, ध्यान से देखिएगा। मजबूत पासवर्ड बनाने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। केवल नाम का उपयोग करना, केवल मोबाइल नंबर, अक्षर, अंक और विशेष चिन्हों का मिश्रण या जन्म तिथि। बताइए दोस्तों मजबूत पासवर्ड बनाने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। तो भाई अक्षर है, अक्षर होनी चाहिए, अंक भी होनी चाहिए, विशेष चिन्हों का मिश्रण भी होना चाहिए। तो सी ऑप्शन इज राइट। क्या दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, जिनमें अक्षर, अंक, विशेष चिन्ह हो गए, सभी का मिश्रण से आप बनाओगे तो बहुत उपयुक्त रहेगा और मजबूत भी बनेगा। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 18% में रीड करूं उससे पहले मुझे बताइएगा क्लास आपको कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लग रही हो आपको तो अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करो, जिससे सभी को इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो उम्मीद तो मैं करूंगा कि आप सभी लोग शेयर करेंगे क्लास को। और हाँ, अब सारे अपडेट पाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कर लीजिए भाई। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नियमित रूप से अपडेट क्यों किया जाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नियमित रूप से अपडेट क्यों किया जाता है। सिस्टम धीमा करने के लिए, नए वायरस को पहचानने के लिए, स्टोरेज बढ़ाने के लिए या इंटरनेट बंद करने के लिए। जल्दी से बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों नए वायरस को पहचानने के लिए। क्या दोस्तों, नए वायरस को पहचानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन पे टिक लगा दीजिएगा, बी ऑप्शन होगा दोस्तों सही। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे 19वां। 19वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे, ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर नेटवर्क में वैन का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में वैन का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है। छोटे कमरे में, सीमित क्षेत्र में, बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, केवल स्कूल में। ठीक है दोस्तों, वैन का जो पूरा नाम होता है, इसका जो पूरा नाम है भाई वो है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क है इसका पूरा नाम। ठीक है, और ये जो काम आता है दोस्तों बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में काम आता है, बड़ी बड़ी सिटियों में, बड़े बड़े एक देश से दूसरे देश, मान लो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, ऐसे ये काम आता है दोस्तों। तो बड़े भौगोलिक क्षेत्र में वैन काम आ जाता है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 20वां। यहाँ पे 20वां प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। डिजिटल भुगतान प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या है। डिजिटल भुगतान प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या है। नगद की आवश्यकता, समय और पारदर्शिता, अधिक कागजी काम या धीमी प्रक्रिया। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों अगर डिजिटल भुगतान की बात की जा रही है तो सीधी सी बात है समय और पारदर्शिता, समय और पारदर्शिता। बी ऑप्शन इज राइट। डिजिटल भुगतान प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या है दोस्तों, समय की बचत हो जाती है और पारदर्शिता आती है अपने काम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 20% भी आपको समझ में आ गया होगा। और 20 में से आपके कितने ऐसे पर्सन हैं जो एकदम सही हो चुके हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से बताइए मुझे 20 में से आपके कितने पर्सन एकदम सही हो चुके हैं, जल्दी से बताइएगा मुझे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21% सामने आ चुका है दोस्तों। यूपीआई आधारित भुगतान में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। यूपीआई आधारित भुगतान में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। मोबाइल नेटवर्क, प्रिंटर, स्कैनर या बैंक खाता लिंक। बताइए दोस्तों क्या होता है।
अब कुछ लोग बोलेंगे मोबाइल का नेटवर्क, तो भाई मोबाइल का नेटवर्क तो हम हॉटस्पॉट भी तो ऑन कर सकते हैं ना किसी का, वाईफाई भी चला सकते हैं ना किसी का, तो मोबाइल नेटवर्क नहीं होगा भाई। प्रिंटर भी नहीं होगा, स्कैनर भी नहीं होगा, बचा क्या, बैंक खाता लिंक। मतलब सीधी सी बात है, बैंक खाता लिंक होना चाहिए आपके मोबाइल फोन से, तो यूपीआई काम करेगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अभी पिछले एग्जाम में यूपीआई का पूरा नाम पूछा गया था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा इस सवाल को। ई गवर्नेंस का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? ई गवर्नेंस का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? केवल निजी कंपनियों में, केवल स्कूलों में, सरकारी सेवाओं में, केवल दुकानों में? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। ई गवर्नेंस का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? केवल निजी कंपनियों में, केवल स्कूलों में, सरकारी सेवाओं में, या केवल दुकानों में? दोस्तों किया जाएगा सरकारी सेवाओं में। किसमें दोस्तों? सरकारी सेवाओं में इसका उपयोग किया जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें सवाल की ओर। 23वां सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ओके, डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? केवल कंप्यूटर बेचना, नागरिकों को डिजिटल सेवाएं देना, इंटरनेट बंद करना, या फिर बात करें मोबाइल गेम बढ़ाना? जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब, अगर आपको सही से समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो। दोस्तों यहाँ पे आएगा डिजिटल इंडिया अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वह दोस्तों नागरिकों को डिजिटल सेवाएं देना। क्या दोस्तों? नागरिकों को डिजिटल सेवाएं देना इसका मुख्य उद्देश्य है। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, 2300 में आ जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। अब चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ क्या है? क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ क्या है? डेटा केवल एक कंप्यूटर में, अधिक वायरस, कम सुरक्षा, कहीं से भी डेटा एक्सेस? बताइए दोस्तों क्या होगा क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ। यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज क्या होता है पहले बता देता हूं मैं आपको। इंटरनेट के द्वारा या इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन डाटा स्टोर करना क्लाउड स्टोरेज के अंतर्गत आता है। इसके संबंधित कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे कौन कौन से। एक हो गया दोस्तों गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव हो गया। ठीक है, एक हो गया दोस्तों वन ड्राइव, है ना, DRIVE। एक हो गया दोस्तों ड्रॉप बॉक्स। ठीक है, ये सब चीजें क्या है दोस्तों, एक तरीके से क्लाउड स्टोरेज का मुख्य मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल है। इसका मुख्य लाभ क्या है भाई? डेटा केवल एक कंप्यूटर में नहीं, गलत बात है। अधिक वायरस नहीं, कम सुरक्षा नहीं, कहीं से भी डेटा एक्सेस, मतलब कहीं से भी आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। डी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूँ चॉइसवा आपको समझ में आ गया होगा और आपने आंसर भी दे दिया होगा मेरे से पहले। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। यदि कोई उपयोगकर्ता गूगल ड्राइव में फाइल सेव करता है तो वह तकनीक का उपयोग कर रहा है। किस तकनीक का उपयोग कर रहा है? यदि कोई उपयोगकर्ता गूगल ड्राइव में फाइल सेव करता है तो वह किस तकनीक का उपयोग कर रहा है? ऑफलाइन स्टोरेज का, लोकल डिस्क का, कैश का, क्लाउड कंप्यूटिंग का? जल्दी से बताइएगा मुझे। अभी बताया दोस्तों, अगर ध्यान हो आपको तो, अगर गूगल ड्राइव का उपयोग कर रहा है तो सीधी सी बात है ऑफलाइन स्टोरेज नहीं कर रहा, लोकल डिस्क का उपयोग नहीं कर रहा, कैश का नहीं कर रहा, वो कर रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग का। किसका दोस्तों? क्लाउड कंप्यूटिंग का कर रहा है। ठीक है, इंटरनेट के द्वारा डाटा को एक्सेस कर रहा है। गूगल ड्राइव की अगर स्टोरेज की बात की जाए तो बाय डिफॉल्ट गूगल ड्राइव जो होता है वो मिलता है आपको 15 GB फ्री। 15 GB तक आपको क्या मिलेगा दोस्तों, ये फ्री सुविधा मिलेगी इसकी। लेकिन जैसे 15 GB से आप ऊपर यूज करना चाहेंगे तो फिर आपको करना पड़ेगा दोस्तों इसको परचेज। क्या दोस्तों? परचेज करना होगा। ठीक है, अब चलते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। अंतिम सवाल है दोस्तों 26वां। ध्यान से देखिएगा सवाल क्या है। क्या अंतिम नहीं है, इसके बाद भी एक सवाल है, 27वां क्वेश्चन इसके बाद में। ठीक है, उसके बाद में क्लास को फिनिश करेंगे भाई। तो 26वां क्या है दोस्तों, कंप्यूटर में फाइल एक्सटेंशन का महत्व क्या है? कंप्यूटर में फाइल एक्सटेंशन का महत्व क्या है? फाइल का आकार बताना, फाइल का प्रकार पहचानना, फाइल डिलीट करना, या फाइल कॉपी करना? दोस्तों यहाँ पे एक्सटेंशन की बात की जाए तो ये होता है दोस्तों फाइल का प्रकार पहचानना। अब ये कैसे पहचानते हैं भाई प्रकार, देखिए ध्यान से। जैसे मान लो कोई फाइल आपके पास में है जिसका नाम है ABC और .docx की फाइल है, या फिर मैं बात करूं यहाँ पे ABC नाम है और वहां पे है .pptx है,
तो कैसे पहचानोगे भाई, ये तो प्रेजेंटेशन की फाइल है और ये डॉक्यूमेंट्स की फाइल है। ऐसे ये जो एक्सटेंशन है ना, ये वाला, इसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सटेंशन बोलते हैं। तो इसको देखते हुए हम पहचानते हैं, ठीक है। तो इससे फाइल का प्रकार पता लग जाता है और हम एक्सटेंशन को देखते ही समझ जाते हैं कि ये फाइल प्रेजेंटेशन की है या फिर ये डॉक्यूमेंट्स की है, ठीक है, यानी कि MS वर्ड की है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा भाई सब कुछ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 27वां। XLSX एक्सटेंशन किस सॉफ्टवेयर का है? मतलब मान लो आपके सामने एक ऐसी फाइल रखी हुई है EBC.XLSX, तो ये किसकी फाइल है? पावर पॉइंट की है, वर्ड की है, एक्सेल की है या पेंट की है? दोस्तों ये फाइल होगी आपके MS एक्सेल की। किसकी दोस्तों? MS एक्सेल की। अगर मान लो किसी फाइल के आगे, जैसे कि मैंने ABC लिखा, ध्यान से देखिएगा, .docx लिखा रहा है यहाँ पे, तो ये किसकी है दोस्तों? MS वर्ड की फाइल है। MS वर्ड का क्या होता है? .docx होता है। अगर किसी फाइल के अंत में .pptx लिखा रहा है तो वो फाइल किसकी है भाई? वो फाइल है दोस्तों आपकी पावर पॉइंट की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 27% अच्छे लगे होंगे और एग्जाम की दृष्टि से भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कुछ। तो कौन कौन को अच्छी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। और हाँ, उन बच्चों के पास क्लास जरूर शेयर कर दो जिनकी हाल फिलहाल में RSCIT के एग्जाम में, ठीक है। तो सभी के पास शेयर कर दो। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपना तैयारी को और बेटर करते रहिएगा। और हाँ, साथ में आप मेरी मैराथन क्लास जो है, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा लिंक मैराथन क्लास का, तो आप जाइए और एक बार मैराथन क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। आपको और थोड़ा बेनिफिट मिलेगा और आपको तैयारी का बूस्ट मिलेगा एक तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। थैंक यू। बाय।